नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि बहुत जल्द आप सभी की मुख्य परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। आज मत्स्य विश्वविद्यालय ने दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर का मुख्य परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। अगर आपने टाइम टेबल अभी तक नहीं देखा है तो आप महाविद्यालय के टेलीग्राम चैनल से टाइम टेबल देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ी थी कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया। आज की हमारी कहानी है राजा निरबंसिया, जिसके लेखक हैं कमलेश्वर। इससे पहले हम कहानी के ऊपर आगे बढ़ें, सबसे पहले जान लेते हैं लेखक परिचय। कमलेश्वर, जो कि नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार माने जाते हैं, इनका जन्म 6 जनवरी 1932 को मैनपुरी उत्तर प्रदेश में होता है और इनकी मृत्यु 27 जनवरी 2007 को होती है। इन्होंने कहानी, उपन्यास, कई तरह के साहित्य लिखे, जिनमें से उनके प्रमुख उपन्यास हैं कितने पाकिस्तान, डाक बंगला, काली आंधी और लौटे हुए मुसाफिर। कितने पाकिस्तान तो इनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसको हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को समय निकालकर जरूर पढ़ना चाहिए। इनके कहानी संग्रह भी कुछ हैं जो प्रकाशित हुए हैं। इनके कहानी संग्रह में राजा निरबंसिया, खोई हुई दिशाएं और मांस का दरिया। आज की जो हमारी कहानी है वो राजा निरबंसिया कहानी संग्रह में संकलित एक कहानी है, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। कहानी के शीर्षक पर बात कर लेते हैं। राजा निरबंसिया, जो कि एक प्रतीकात्मक कहानी है। यहाँ पे निरबंसिया जो शब्द है, इसका अर्थ है जिसकी कोई संतान ना हो या जिसके वंश को चलाने वाला कोई जन्म ना ले, उसको हम कहेंगे निरबंसिया। यह केवल राजा की कथा नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का प्रतीक है जो संतान, सम्मान या सामाजिक स्वीकार्यता के अभाव में मानसिक पीड़ा को झेलता है। इस कहानी में 2 कथाएं समानांतर चलती हैं। एक राजा की कथा है और एक जगपति और चंदा की कथा है। जो मुख्य कहानी है वो जगपति और चंदा की है, जिसमें जगपति और चंदा के माध्यम से सामाजिक स्वीकार्यता का अभाव और जो मानसिक पीड़ा है उसका चित्रण किस तरह से किया गया है वो कहानी में चित्रित किया गया है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि वीडियो को देखने से पहले एक बार मैंने टेलीग्राम चैनल पर कहानी डाल दी है पीडीएफ के रूप में, आप एक बार उसका वाचन कर लें। उसको वाचन करने के बाद आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ में आएगा। प्रमुख पात्रों की बात करते हैं तो कमलेश्वर की जो कहानी राजा निरबंसिया है, इसमें मुख्य रूप से 3-4 पात्र ही प्रमुखता से आए हैं, जिनमें पहला पात्र है जगपति, जो कि कहानी का नायक है, जो स्वाभिमानी, संवेदनशील और संतानहीन व्यक्ति है, जो आर्थिक अभाव और मानसिक पीड़ा से जूझता है। किस तरह से जूझता है, आप कहानी को पढ़ेंगे तो आपको बखूबी समझ में आएगा। कहानी थोड़ी सी लंबी है, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, कम से कम ये मानो आपको 1 घंटे का समय उस कहानी को पढ़ने में लग सकता है, अगर आप उसको सोच समझ के और ढंग से पढ़ेंगे तो। दूसरा और जो महत्वपूर्ण पात्र है इस कहानी का वो है चंदा, जो कि कहानी की नायिका है और जगपति की पत्नी है। प्रेमपूर्ण, समर्पित और संवेदनशील तथा परिस्थितियों की शिकार स्त्री के रूप में चंदा का चित्रण इस कहानी में किया गया है। तीसरा और जो प्रमुख पात्र कहानी का है वो है बच्चन सिंह, जो कि एक कंपाउंडर है। जब जगपति किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए जाता है और वहाँ पर जब डाकू हमला कर देते हैं तो जगपति को बीच बचाव करते हुए डाकुओं की गोली लग जाती है। तो उसका इलाज कराने के लिए जब वो औषधालय में जाता है तो वहाँ पर बच्चन सिंह जगपति का इलाज करता है। तो ये जो बच्चन सिंह है, जगपति के इलाज में सहायता करने वाला व्यक्ति है। उसकी उपस्थिति से ही कहानी में नैतिक और मनोवैज्ञानिक द्वंद्व जो है शुरू होता है, उत्पन्न होता है। इसके अलावा कई सारे लोग आए हैं जिनका बहुत ज़्यादा चित्रण कहानी में नहीं है। वो गांव मोहल्ले के लोग हैं जो सामूहिक पात्र के रूप में सामने आते हैं
और एक परिवेश का निर्माण इन पात्रों के माध्यम से कमलेश्वर ने किया है। कथासार देख लेते हैं। जैसा मैंने बताया, इस कहानी में दो कथाएं समानांतर रूप से चलती हैं। पहली जो कथा है वो एक लोक कथा है, जिसमें एक राजा और रानी का उल्लेख है। राजा इसमें संतानहीन दिखाया गया है। रानी राज्य और वंश की रक्षा के लिए एक कठिन निर्णय लेती है और अंततः राजा सत्य जानने के बाद रानी के त्याग को स्वीकार कर लेता है और वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन इसके समानांतर जो कहानी चलती है वो कहानी है जगपति और चंदा की। जगपति और चंदा जो मैंने बताया मुख्य पात्र हैं। इनका जो जीवन है वो आर्थिक अभावों से परिपूर्ण है, लेकिन इनमें एक दूसरे से प्रेम बहुत है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आर्थिक अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक दुर्घटना में जगपति घायल हो जाते हैं, उनको 2 गोलियां लगती हैं जैसा मैंने ऊपर बताया, और उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। चंदा पति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करती है और इसी प्रयास में जो औषधालय है उसमें एक कंपाउंडर है जिसका नाम मैंने ऊपर बताया बच्चन सिंह, वो इनकी सहायता करता है। और उसके कुछ दिनों बाद चंदा जो है गर्भवती हो जाती है। गांव और समाज में उसके गर्भवती होने के बारे में तरह तरह की चर्चाएं चलने लगती हैं। लोग कहते हैं कि पिछले 4 साल से ये गर्भवती नहीं हुई, अब अचानक से गर्भवती कैसे हो गई। क्योंकि बच्चन सिंह का उनके घर में आना जाना शुरू हो गया था, तो लोग तरह तरह की अफवाहें उड़ाने लगे थे। ना केवल लोग बल्कि स्वयं जो जगपति है, चंदा का पति, उसको भी संदेह होने लगा था और इसी आत्मग्लानि से वह घिर जाता है। आर्थिक कठिनाइयां, सामाजिक ताने और मानसिक पीड़ा उसे भीतर तक तोड़ देती है और कहानी के अंत में वह आत्महत्या कर लेता है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। एक बार आप जरूर इसका वाचन करें, तब आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। कहानी की प्रमुख समस्याओं पे बात कर लेते हैं। कहानी की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं जो इसमें चित्रित की गई हैं। पहली और जो प्रमुखता के साथ जो समस्या चित्रित की गई है वो है निसंतानता की समस्या। हमने देखा है कि भारतीय समाज में संतान को परिवार की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है। यही मानसिकता कहानी के शीर्षक से जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं कहानी का जो मुख्य आधार है इसी को बनाया गया है और इसी के आधार पर कहानी का जो शीर्षक है वो रखा गया है राजा निर्बंसिया। और कहानी की शुरुआत होती है, माँ सुनाया करती थी, कहानी सुनाया करती थी कि एक राजा निर्बंसिया थे। इस तरह से कहानी की शुरुआत होती है। दूसरी जो प्रमुख समस्या उभर के आती है वो है गरीबी की समस्या। गरीबी केवल आर्थिक समस्या नहीं है, यह व्यक्ति के सम्मान और संबंधों को भी प्रभावित करती है। किस तरह से व्यक्ति का सम्मान जाता रहता है अगर उसके पास पैसे नहीं है, किस तरह से उसके संबंध खराब हो जाते हैं अगर वह गरीब है। इसमें कहानी में इसका चित्रण किया गया है, किस तरह से चंदा और जगपति का जो प्रेम है वो धीरे धीरे इसी आर्थिक अभाव के कारण धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जगपति जो है चंदा के ऊपर शक करने लगता है और आखिर में वो अपना घर छोड़कर चली जाती है। इसके अलावा सामाजिक दबाव का कहानी में चित्रण देखने को मिलेगा। समाज बिना सत्य को जाने निर्णय दे देता है, यही दबाव जगपति को तोड़ देता है। बिना सत्य को जाने निर्णय देना, यहाँ पे जो चंदा का चरित्र है उसके ऊपर जो लोग हैं बिना सच्चाई जाने उसके ऊपर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। और ये भी सच्चाई है कि कमलेश्वर ने जो कहानी लिखी है उसको कुछ इस अंदाज में लिखा है कि स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता कि चंदा का जो चरित्र था या सच में इस कहानी में उसके चरित्र पर दाग लगा है या वह पवित्र थी। तो ये आप कहानी एक बार पढ़ें और इसका विश्लेषण करें और हो सके तो आप कमेंट में बताएं कि चंदा क्या सच में दोषी थी या ज़बरदस्ती उसको समाज और उसके पति जो कि जगपति हैं उन्होंने इस तरह से उनके साथ व्यवहार किया कि उसको दोषी साबित कर दिया और आखिर में वो जगपति का घर छोड़ के चली जाती है। आप कमेंट करके ये बात ज़रूर बताना आपको चंदा का व्यक्तित्व कैसा लगा। क्या उसने सच में गलती की या उसने गलती नहीं की फिर भी उसको उसका दोषी समझा गया। कहानी के प्रमुख विषयों पे बात कर लेते हैं।
कहानी के प्रमुख विषयों में हम देखते हैं दाम्पत्य जीवन का चित्रण है, गरीबी, सामाजिक मान्यताएं समाज में क्या क्या हैं, स्त्री की अस्मिता की बात की गई है, मानवीय संवेदनाओं की बात की गई है, सामाजिक न्याय की बात की गई है और पुरुष मानसिकता समाज में महिलाओं के प्रति कैसी है उसके बारे में भी इस कहानी में चर्चा की गई है। साथ ही मध्यम वर्गीय जीवन का भी चित्रण है। तो ये सारे चित्रण आपको इस कहानी में देखने को मिल जाएंगे। कहानी की भाषा शैली पे बात कर लेते हैं। कहानी की भाषा आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि भाषा बहुत ही सरल है, जो हम सामान्य बोलचाल में प्रयोग में लेते हैं उस तरह की भाषा का प्रयोग है। प्रभावशाली, प्रतीकात्मकता हमको दिखाई देगी और यहाँ पे कहानी में संवादों का भी भरपूर प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कहानी की भाषा प्रभावपूर्ण है, जो कि बहुत आसानी से समझ में आने वाली है। मनोवैज्ञानिकता का भी पुट जो है इस कहानी में हमको देखने को मिलेगा। प्रतीकात्मकता की मैंने बात की, प्रतीक हम देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह से प्रयोग में लिए गए हैं। राजा जो है, राजा निरबंसिया जो कहानी का शीर्षक ही है, जिसमें राजा जो आया है वो पुरुष अहम का प्रतीक है और निरबंसिया जैसे मैंने बताया निसंतानता का प्रतीक है। लेकिन यहाँ पे जो निसंतानता जो है वो सिर्फ निसंतानता से ही नहीं बल्कि मानसिक रिक्तता या जो दिमागी खालीपन है उसका प्रतीक भी यहाँ पर निरबंसिया को दिखाया गया है। चंदा जो है, जो मुख्य पात्र इस कहानी की है, वो त्याग, प्रेम और भारतीय नारी की पीड़ा का प्रतीक बनकर उभरती है। इस कहानी के माध्यम से जो लेखक हैं कहानी के, कमलेश्वर, क्या संदेश देना चाहते हैं वो देख लेते हैं एक बार। किसी भी व्यक्ति का मूल्य केवल संतान से नहीं होता। जिस तरह से कहानी में निसंतानता को इतना बड़ा अपराध बताया गया है, इतनी बड़ी बातें की गई हैं, किस तरह से एक हंसते खिलते परिवार का जीवन नष्ट हो जाता है, जगपति आत्महत्या कर लेता है, उसका जो कारण है उसमें निसंतानता को दिखाया गया है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति का जो मूल्य है केवल संतान से ही नहीं होता, उसका खुद का वजूद होता है, खुद का व्यक्तित्व होता है। इसके साथ ही गरीबी अनेक सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है, ये इस कहानी के माध्यम से हमने देखा, क्योंकि जगपति और चंदा का जो परिवार है गरीब है और उसी गरीबी के कारण वो अपना इलाज नहीं करा पाता और उसी चक्कर में बच्चन सिंह से सहायता लेनी पड़ती है और पूरी कहानी का जो ताना बाना है इसी आधार पर बनता है। किसी भी बात पर बिना प्रमाण विश्वास नहीं करना चाहिए। इस बात से, इस कहानी से हमको पता चलता है किस तरह से लोगों ने चंदा के ऊपर उंगलियां उठाई जबकि उसका कोई ठोस प्रमाण उनके पास नहीं था। विश्वास किसी भी दाम्पत्य संबंध की सबसे बड़ी शक्ति है। बिल्कुल बिना विश्वास के कोई भी संबंध आगे नहीं बढ़ सकता। जब विश्वास खत्म हो जाता है तो संबंध भी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और वही संबंध जो चंदा और जगपति के बीच में थे, आप देखते हैं किस तरह से जब उनका विश्वास खत्म हो जाता है तो संबंध अंत को प्राप्त करता है। समाज की संकीर्णता और मानसिकता कई बार निर्दोष लोगों का जीवन भी नष्ट कर देती है। कहानी के माध्यम से आप देखेंगे किस तरह से जगपति और चंदा का जीवन है वो नष्ट हो जाता है। तो ये कहानी के मुख्य संदेश हैं। अब इस कहानी से संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं उनके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसा मैं हर कहानी में बताता हूँ, जो मुख्य पात्र है उसके चरित्र चित्रण से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो मुख्य पात्र उभर के आते हैं वो हैं चंदा और जगपति। तो चंदा का चरित्र चित्रण आपसे पूछा जा सकता है, जगपति का चरित्र चित्रण आपसे पूछा जा सकता है। कोई भी कहानी है उसके शीर्षक की सार्थकता आपसे पूछी जा सकती है कि राजा निरबंसिया कहानी का जो शीर्षक है वो कितना सार्थक है, कितना अपने नाम को सार्थक करता है। और साथ में कोई भी कहानी होती है उसकी कथा वस्तु क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अब इस कहानी से निष्कर्ष क्या निकल के आया? निष्कर्ष यह है कि राजा निरबंसिया केवल एक दाम्पत्य जीवन की कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, सामाजिक नैतिकता, स्त्री की गरिमा, गरीबी और मानवीय संवेदनाओं की मार्मिक कथा है। कमलेश्वर ने इस कहानी के माध्यम से यह दिखाया है कि व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु
कई बार बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि समाज द्वारा निर्मित संदेह, पूर्वाग्रह और अविश्वास होते हैं, जो कि कहानी में आपने देखा। यही कारण है कि यह कहानी नई कहानी आंदोलन की प्रतिनिधि रचना मानी जाती है और आज भी पाठकों को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती है। सच में ये कहानी जब आप पढ़ेंगे तो आप चिंतन करेंगे कि क्या सच में ये बातें समाज में घटित होती हैं, और आप पाएंगे कि हाँ बिल्कुल समाज इसी तरह का है, इसी तरह की बातें समाज में बिना किसी प्रमाण के चलने लगती हैं। एक बार फिर बता रहा हूँ, परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो टाइम टेबल देख लें, अपनी तैयारी अभी से रखें ताकि अंतिम समय में आपको भागदौड़ नहीं करनी पड़े। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।